Hi students, I welcome you in my channel. This is the third part of the video in which we will solve the question answer of chapter 16 of class 8 science of DAV. इसके पहले दो पार्ट में हम लोगों ने पार्ट ए, बी, सी और डी को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट ई का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंडक्ट। जब सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जब ये सॉलिड होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद वो कंडक्ट करती है। व्हाट इज़ द रीज़न? नाउ हियर इट इज़ द रीज़न। सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द आयन्स प्रेजेंट इन इट आर नॉट मोबाइल। जब वो सॉलिड होता है तो उसमें जो आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, वो मोबाइल नहीं होती है, यानी फ्री नहीं होती मूव करने के लिए। बट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्री मोबाइल आयन्स आर प्रेजेंट। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसके आयन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, दे आर मोबाइल आयन्स, और यही कारण है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग ए हेवी डाउनपोर यानी तेज बारिश हो रही हो, उस समय हमें बाहर इलेक्ट्रिक का कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट अस सी द रीज़न। As water is a good conductor of electricity, there is a chance of getting electric shock if anyone does repairing work of electricity during heavy rain. क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए अगर बाहर में बरसात के समय कोई इलेक्ट्रिक वायर में काम करने की कोशिश करे तो उसे हेवी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। नेन Question number C. To carry out electrolysis of water, a few drops of sulfuric acid are added to the water. जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो उस सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिलाते हैं। What is the reason? Sulfuric acid is added into water to make the water more conductive. ऐसे तो वाटर कंडक्टर है, लेकिन इट इज़ नॉट ए वेरी गुड कंडक्टर। लेकिन जब हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स उसमें मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी वो और अच्छी कंडक्टर बन जाती है। देन क्वेश्चन डी, किचन गैस बर्नर्स आर ऑफन कोटेड विथ क्रोमियम। गैस के जो चूल्हे हैं हमारे किचन में वो क्रोमियम प्लेटेड होते हैं, क्रोमियम की लेयर उस पर लगी रहती है। रीज़न क्या है? क्रोमियम मेटल इज रस्ट फ्री। क्रोमियम मेटल जो है इस पर जंग नहीं लगती है। शो द गैस बर्नर्स आर कोटेड विथ इट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। इसलिए जंग लगने से बचाने के लिए इस पर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें 3 सेटअप दी गई है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, बी और सी का नाम दिया गया। हर एक में एक बीकर है जिसमें सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन पहली बीकर में डाली गई है, सेकंड में एसिटिक एसिड लिया गया है और थर्ड में डिस्टिल्ड वाटर डाला गया है। तीनों में 2-2 इलेक्ट्रोड डालकर उस पर एक एक बल्ब कनेक्ट की गई है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछी गई है, ए, बी एंड सी। पहला क्वेश्चन में है, इन व्हिच सेटअप विल द बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट। इनमें से कौन सी सेटअप में बल्ब सबसे ब्राइट जलेगी। नंबर बी,
इन which setup will the glow of the bulb be quite dim? कौन सी सेटअप में बल्ब की लाइट जो है वो कम होगी, डिम होगी. एंड थर्ड, इन which setup will the bulb not glow? तीन में से किसमें बल्ब नहीं. पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि किस सेटअप में बल्ब ब्राइट जलेगी सबसे, तो दैट इज इन सेटअप ए. क्यों जलेगी ब्राइट? द बल्ब विल ग्लो इन सेटअप ए ब्राइटेस्ट बिकॉज सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड डाला गया है. सोडियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और बल्ब सबसे ब्राइट ग्लो करेगी. सेकेंड, तीन में से किसमें ब्राइट बल्ब की लाइट डिम होगी? सो इट इज सेटअप बी. The bulb in setup B, the bulb will glow dim as it contains acetic acid, which is a weak electrolyte. सेकेंड में एसिटिक एसिड हमने लिया है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए करंट की फ्लो इसमें कम होगी, इसलिए बल्ब का जो लाइट है वो कम होगा. और थर्ड, इन which सेटअप विल द बल्ब नॉट ग्लो एट ऑल? किसमें बल्ब नहीं जलने वाली है? तो इन सेटअप सी the bulb will not glow as it contains distilled water which is a bad conductor. थर्ड में हमने क्या लिया था? हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था, और डिस्टिल्ड वाटर हमें पता है कि ये बैड कंडक्टर होती है, इसलिए इससे करंट की फ्लो नहीं होने वाली है, इसके कारण बल्ब इसमें नहीं जलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें भी एक डायग्राम है, एक सेटअप है, जिसमें कहा गया है रमित sets up the circuit shown below for purification of copper. रमित को कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है. इसके लिए उसने एक सेटअप बनाया, इसमें उसने एक बीकर ली है, बीकर में एक सोल्यूशन डाला गया है, सोल्यूशन का नाम यहाँ नहीं बताई गई है. इसमें दो इलेक्ट्रोड यानी दो मेटल प्लेट्स या रॉड डाली गई है, जिसका एक नाम इलेक्ट्रोड ए रखा गया है, एक का इलेक्ट्रोड बी है, और इन दोनों के साथ एक सेल की कॉम्बिनेशन यानी बैटरी जोड़ी गई है. अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द मेटल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड ए एंड बी. अगर हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया, इलेक्ट्रोड ए और बी, वो किस किस मेटल का होना चाहिए? फॉर इलेक्ट्रोड ए इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड. हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो जो कॉपर हमने बनाया वो इम्प्योर है, उससे हम इलेक्ट्रोड ए बनाएंगे. एंड फॉर इलेक्ट्रोड बी प्योर कॉपर इज यूज्ड, और कॉपर इलेक्ट्रोड बी जो होगा वो प्योर कॉपर का बना होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट, नेम द सॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी यूज्ड. इसमें जो सॉल्यूशन हमने डाला वो किस चीज की सॉल्यूशन होनी चाहिए? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड. इसमें हमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है यानी आयोनिक सॉल्यूशन, वो कॉपर सल्फेट की होनी चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जिसके फर्स्ट पार्ट में है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हाउ कैन स्टील स्पून बी प्लेटेड विथ सिल्वर? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. ये आंसर थोड़ी सी बड़ी होने वाली है. इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करने के साथ साथ ये बताना है कि हमें अगर एक स्टील स्पून को सिल्वर से कोटिंग करना हो तो क्या सेटअप बनाएंगे, कैसे डायग्राम बनाकर बताना है कि कैसे करेंगे उसे हम. तो लेट अस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक थिन लेयर हम डालते हैं, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि सेटअप क्या बनाएंगे हम सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए स्टील स्पून पर. तो सी, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ए स्टील स्पून विथ सिल्वर, फॉलोइंग सेटअप
is used. In this setup, इसमें हमने क्या लिया? In this setup, a beaker is taken. एक beaker लेंगे in which solution of silver nitrate यानी AgNO3 इस सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे इज टेकन. द स्टील स्पून जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है इज टेकन इनसाइड द सोल्यूशन. यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि डायग्राम में एक बीकर ली गई है. इस बीकर में सॉल्यूशन लिए हैं हम AgNO3 सॉल्यूशन, वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है. और इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने डाला है, एक प्योर सिल्वर रॉड का जिसे हम बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, और एक स्पून जिस पर हमें स्टील स्पून जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम बैटरी की नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं, यानी उसको हम कैथोड बनाए हैं, और प्योर सिल्वर रॉड जो है वो एनोड है. अब यहाँ देखते हैं हम लोग. in this setup a beaker is taken in which solution of silver nitrate is taken. The steel spoon is taken inside the solution and connected with the negative terminal of the battery. स्टील स्पून को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, यानी उसको कैथोड बना दिए. ए प्योर सिल्वर रॉड इज ऑल्सो टेकन. एक प्योर सिल्वर रॉड हमने लिया, उसे सोल्यूशन में डुबाया और उसको हमने इनसाइड द सोल्यूशन एंड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, यानी इसको एनोड बनाए हैं. एज द करंट फ्लोज, जैसे ही करंट फ्लो करेगी, ग्रेजुअली ए थिन लेयर इज कोटेड ऑन द स्पून. ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर कर लेना है यहाँ पर. ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर इज कोटेड ऑन द स्पून. स्पून पर एक सिल्वर की थिन लेयर कोट हो जाएगी. तो इस तरह से हम एक स्टील स्पून को सिल्वर कोटिंग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब हम लोग क्वेश्चन 4 का पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. पार्ट बी में क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. तो पहला यूज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड फॉर टू इम्प्रूव द लुक ऑफ मेटल. कोई भी मेटल को अगर और आकर्षक अट्रैक्टिव लुक देना हो तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से वो दिखने में और बेटर हो जाती है. सेकेंड है टू मिनिमाइज द कॉस्ट. कोई मेटल को अगर एक महंगा मेटल का लुक देना हो तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. जैसे हमने क्लास में बताया था कि ऑर्नामेंट्स अगर सिल्वर की बनी हो लेकिन उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो गोल्ड जैसा दिखता है लेकिन कीमत उसकी गोल्ड से कम होती है. इस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. तीसरा है टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम रस्टिंग. कई मेटल है जिसमें रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती, तो उस मेटल की कोटिंग करके हम दूसरे मेटल को जिसमें जंग लगती है उसको बचा सकते हैं. तो ये सब 3 एप्लीकेशन इसमें हमने लिखा. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इसमें है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग मैग्नेट. मैग्नेट की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बना सकते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेटअप यूज़ करेंगे. तो ये डायग्राम है. यहाँ पर देखो, यहाँ हमने एक हॉलो कॉयल लिया है, एक हॉलो ट्यूब ले लिया, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉयल बनाया है और उस कॉयल के साथ एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए. और ये हमारी एक बार मैग्नेट है, जिस बार मैग्नेट को हम फ्रीक्वेंटली इसके अंदर ले जाएंगे और इससे बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना होने वाली है जिससे बल्ब जलेगी. तो लिखना क्या है हमें, वी टेक ए हॉलो कॉयल ऑफ आयरन की बनी एक ट्यूब ले लेंगे एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ वाइंडेड ओवर इट, और इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंड करेंगे यानी इसको लपेट देंगे. द 2 एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विथ ए बल्ब. वायर के दोनों एंड को हम एक बल्ब से कनेक्ट कर देंगे एज शोन इन द फिगर, जैसे हमने फिगर में दिखाया है. ए बार मैग्नेट इज टेकन एंड इट इज क्विकली टेकन इन और आउट ऑफ द कॉयल. बार मैग्नेट को हम
कॉइल के अंदर तेज़ी के साथ ले जाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे। इस फिनोमेना को करने से हम क्या देखेंगे? इट इज़ ऑब्जर्व दैट वेन एवर द मैग्नेट इज़ इन मोशन, जब मैग्नेट को हम मोशन में रखेंगे, अंदर ले जाएंगे, बाहर ले आएंगे, द बल्ब ग्लोज एज करेंट इज़ जनरेटेड इन इट। तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगी क्योंकि इसमें करंट जनरेट हो रही है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को दिखा सकते हैं। नाउ लास्टली वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A coil of insulated copper wire is connected to a torch bulb. State the likely response of the bulb if a bar magnet is. पिछले एक्सपेरिमेंट में जैसे इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉयल बनाए थे, वैसा कॉयल बनाकर अब हमें बल्ब पर देखना है कि मैग्नेट की जब मूवमेंट करेंगे हम तो किस एक्टिविटी में बल्ब जलेगी, किस में नहीं जलेगी। पहला है पुश्ड इनटू द कॉयल, जब बार मैग्नेट को हम कॉयल के अंदर ले गए, पुश किए। द बल्ब ग्लोज व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉयल, जब कॉयल के अंदर हम मैग्नेट को ले जाएंगे तो बल्ब विल ग्लो, बल्ब जलेगी। सेकेंड, पुल्ड आउट ऑफ द कॉयल, जब हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तब क्या होगी? तब भी बल्ब जलेगी। द बल्ब ग्लोज व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड आउट ऑफ द कॉयल। और थर्ड में हेल्ड स्टेशनरी विद इन द कॉयल, अब हम मैग्नेट को उस कॉयल के अंदर स्थिर रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, तब क्या होगा? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द मैग्नेट केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉयल। अगर स्टेशनरी रखते हैं, कॉयल के अंदर मैग्नेट को स्थिर रखते हैं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी। यानी बल्ब ग्लो तभी करेगी जब मैग्नेट मोशन में होगी। तो ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, एंड with this, with a request once again that if you like my video, you share it and subscribe it. Now today we are completing this video and we will again meet with the next video. Thank you.